नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और स्टोरी टेलर दीपक। आप सुन रहे हैं सुरेंद्र मोहन द्वारा लिखित उपन्यास मौत का खेल। यह है भाग संख्या 6। अब आगे। मैं शांता का एक बार फिर शुक्रगुजार होना चाहता था, लेकिन कोई मौका हाथ नहीं आ रहा था। साथ ही मुझे शांता की कई बातें भी याद आ जाती थी कि मुझे जुबानी जमा खर्च करने की ज़रूरत नहीं थी। उसका एहसान उतारने के लिए आगे चलकर बहुत मौके आने वाले थे। पता नहीं वे मौके कब आने वाले थे, लेकिन मैं दिल से उसकी कोई भी सेवा करने के लिए तैयार था। समय बड़े मज़े से कट रहा था और फिर 8वीं रात को मेरी नींद खुली। बाहर से कोई धीरे धीरे से मेरे क्वार्टर का द्वार खटखटा रहा था। मैं कच्ची नींद सोने का आदी था, इसलिए मेरा अनुमान था कि दरवाज़ा खटखटाया जाने की आवाज़ मैंने लगभग तत्काल ही सुन ली थी। मैंने बत्ती जलाई। वॉल क्लॉक 1:30 बज रही थी। मैं लगभग 11 बजे सोया था। मुझे सोए हुए लगभग 2.5 घंटे हो चुके थे। मैं बिस्तर से निकला। मैंने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया। बाहर शांता खड़ी थी। कमरे के 60 वाट के बल्ब का कृत्रिम प्रकाश उसके चेहरे पर पड़ रहा था। पीले प्रकाश में उसका चेहरा बेहद पीला लग रहा था। वह अपने शरीर के साथ कसकर एक रेशमी गाउन लपेटे हुए थी और वह सूरज से बेहद भयभीत दिखाई दे रही थी। आप? मेरे मुंह से निकला। मैंने आंखें मिचकाकर अपने नेत्रों से नींद भगाने की कोशिश की और दोबारा उसकी ओर देखा। नहीं, मैं ख्वाब नहीं देख रहा था। वह शांता ही थी। वह मेरे बगल से होती हुई भीतर घुस आई और जाकर मेरे पलंग के समीप खड़ी हो गई। दरवाज़ा बंद कर दो, वह कंपित स्वर में बोली। मैं यंत्र चलित सा आगे बढ़ा और मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। क्या बात हो गई मैडम? मैं चिंतित स्वर में बोला। आप बहुत घबराई हुई लग रही है। वह पूर्वतः कंपित स्वर में बोली। मुझे एक गिलास पानी पिलाओ। मैं झटपट किचन में गया और पानी ले आया। शांता गटागट पानी पी गई। उसने खाली गिलास मुझे थमा दिया। वह भयभीत थी और अपने से बेखबर थी। उसका रेशमी गाउन सामने से खुल गया था और भीतर से जाली जैसी पारदर्शक कपड़े से ढका उसका गोरा पुष्ट शरीर झलक रहा था। क्या बात हो गई मैडम? उसके लगभग नग्न शरीर से निगाहें चुराते हुए मैंने अपना प्रश्न दोहराया। विमल, वह कंपित स्वर में बोली और उसने सहारे के लिए अपना हाथ मेरी ओर बढ़ा दिया। किसी अज्ञात भावना से प्रेरित होकर मैं आगे बढ़ा और मैंने उसका हाथ थाम लिया। अगले ही क्षण वह मेरे आलिंगन में थी। मैं बौखला गया। मैंने पीछे हटना चाहा। उसका शरीर लता की तरह मेरे शरीर से लिपट गया। उसके नेत्र बंद थे और वह होठों में बुदबुदा रही थी। विमल, मुझे डर लग रहा है। लेकिन क्या हुआ मैडम? आप क्यों डर रही हैं? मैं उसे अपने शरीर से अलग करने का उपक्रम करता हुआ बोला। उसका शरीर एक बार कांपा, एक बार कसमसकर मेरे शरीर के साथ चिपका और फिर मुझे अलग हो गया। वह पलंग पर जा बैठी और हाँफने लगी। मुझे लगा कि वह धीरे धीरे स्वयं को नियंत्रित कर रही थी। मैं हक्का बक्का से उसके सामने खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद उसने सिर उठाया और अपने चारों ओर देखा। मैं कहाँ हूँ? वह बोली। मेरे क्वार्टर में। मैंने जल्दी से उत्तर दिया। हाँ, तुम्हारे क्वार्टर में? मैं खुद ही तो यहाँ आई थी। फिर उसका ध्यान अपने खुले गाउन की ओर गया। उसके चेहरे पर शर्म की लाली दौड़ गई। उसने गाउन को अच्छी तरह अपने शरीर के इर्द गिर्द लपेट लिया। वह अपने होशो हवास में दिखाई दे रही थी। सॉरी, वह होठों पे बुदबुदाई। क्या हो गया है मैडम? वह धीरे से बोली। मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा था
उस सपने ने मुझे बेहद उद्वेलित कर दिया था, बेहद डरा दिया था। जो ही मैं आंखें बंद करती थी, उस बुरे सपने की एक एक बात मेरी आंखों के सामने घूम जाती थी। मैं इतना डर गई थी कि मेरी आंखें बंद करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बेडरूम में मेरा दिल घबराने लगा था। सोचा खुली हवा में मन तो शांति मिलेगी। सो बाहर आ गई। मैं बाहर लॉन में आकर घूमने लगी और फिर अनजाने में ही इस ओर बढ़ गई। यहाँ आ गई तो अंधेरी रात में वापस लौटने में मुझे डर लगने लगा। फिर एकाएक मुझे यूँ लगा जैसे कोई आदमी दीवार पर चढ़ा हुआ हो और जलती निगाहों से मुझे घूर रहा हो। मैंने चौकीदार को आवाज़ दी, लेकिन वह मालूम नहीं कहाँ था। मेरी आवाज़ उसके कानों तक नहीं पहुँची। फिर मुझे लगा था कि दीवार पर खड़ा आदमी दीवार से कूद पड़ा था और मेरी ओर लपका था। तब भय से मेरी घिघिया बन गई। तभी मुझे तुम्हारा ख्याल आया और मैं भागकर गैरेज के पास पहुंची और तुम्हारे क्वार्टर की सीढ़ियां चढ़ आई। मैंने तुम्हारा दरवाज़ा खटखटाया। भगवान का शुक्र है कि दरवाज़ा खटखटाए जाने की आवाज़ तुमने फ़ौरन सुन ली। अगर तुमने फ़ौरन दरवाज़ा ना खोल दिया तो वह आदमी ज़रूर मेरे पीछे आकर मुझे दबोच लेता। वह चुप हो गई। वह हाँफने लगी। आपको वहम हुआ है मैडम, मैं सांत्वनापूर्ण स्वर में बोला। आपके पीछे कोई आदमी नहीं भाग रहा था। आप सपने में डर गई हैं और उसी सपने की वजह से और कुछ अंधेरी रात की वजह से आपकी कल्पना शक्ति प्रबल हो उठी थी। लेकिन मैंने अपने आँखों से उस आदमी को दीवार से कूदते देखा था। आपको वहम हुआ होगा या फिर अपने वह आदमी भी उस बुरे सपने में देखा होगा जिसने आपको इतना उद्वेलित कर दिया था। वह चुप रही। उसकी आंखों से झलकता भाव जाहिर कर रहा था कि उसे मेरी बात कोई विशेष विश्वसनीय नहीं लगी थी। चलिए मैं आपको कोठे तक छोड़ आऊं, मैं बोला। नहीं, वह बोली, मुझे थोड़ी देर यहाँ बैठने की इजाज़त दो। ज़रूर बैठिए, मैं अनिश्चित स्वर में बोला। घर आपका है मालकिन। उसे मालकिन के नाम से मैंने जानबूझकर संबोधित किया था ताकि उसे याद आ जाता कि वह इतनी रात गए एक नौकर के क्वार्टर में बैठी थी। तब तक मैं अपने को व्यवस्थित कर चुका था और धीरे धीरे मुझे यह अनुभव होने लगा था कि इतनी रात गए सर गोकुल दास की जवान बीवी मेरे क्वार्टर में देख जाना मेरे लिए और उसके लिए भी कितना खतरनाक साबित हो सकता था। वह पलंग पर बैठी गहरी सांसें लेती रही। हे भगवान! कुछ क्षण बाद वह बोली, कैसा भयानक सपना था वह। क्या देखा था अपने सपने में? उत्सुकतावश मेरे मुंह से अपने आप निकल गया। उसके नेत्र शून्य में कहीं टिक गए और वह होठों में बुदबुदाती हुई बोली, मैंने सपने में देखा कि सर गोकुलदास अपने बेडरूम में व्हील चेयर पर पड़े हैं। बेडरूम में मेरे अतिरिक्त डॉक्टर कश्यप और नर्स एलिस भी मौजूद है। डॉक्टर ने तुम्हें साहब को व्हील चेयर से उठाकर पलंग पर लिटा देने का आदेश दिया। तुम और नर्स एलिस आगे बढ़े। नर्स एलिस ने साहब की टांग पकड़ी। तुमने उन्हें कंधे से थामा और व्हील चेयर से उठा लिया। तुम और नर्स एलिस उनके शरीर को उठाए पलंग की ओर बढ़े। उसी क्षण व्हील चेयर के पायदान से तुम्हारा पांव उलझा और तुम लड़खड़ा गए। डॉक्टर कश्यप चिल्लाया, मैं तुम्हारी ओर लपकी इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता। साहब के शरीर से तुम्हारी पकड़ छूट गई और उनका सिर फर्श से जा टकराया। साहब की टांगें अभी भी नर्स एलिस के हाथ में थी। डॉक्टर कश्यप साहब की ओर लपके, लेकिन साहब के प्राण पखेरु उड़ गए थे। वह चुप हो गई। उसका चेहरा आवेग से तमतमा रहा था और वह फिर जोर जोर से हाँफने लगी थी। लेकिन मैडम, मैं सांत्वनापूर्ण स्वर में बोला, वह केवल एक सपना था। हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होगा। हकीकत में ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे वैसी असावधानियां हरगिज़ नहीं होगी जो आपने सपने में देखी है। लेकिन कभी कभी सपने सच भी तो हो जाते हैं। यह सपना सच नहीं होगा, मैं दृढ़ स्वर में बोला। असावधानी न सही, दुर्घटना तो हो सकती है।
मैं ऐसी दुर्घटना कभी नहीं होने दूंगा। वैसे तुमने कभी सोचा है कि अगर ऐसी दुर्घटना वास्तव में हो जाए तो वह साहब पर एक भारी उपकार होगा? जी, मैं उलझन पूर्ण स्वर में बोला। पिछले 4 साल से सर गोकुल दास नर्क जैसी जिंदगी जी रहे हैं। पिछले 4 साल से उनकी जिंदगी एक कच्चे धागे की सहारे लटकी हुई है जो कभी भी टूट सकता है, लेकिन शायद ऊपर वाला चाहता है कि अभी वे और यातना सहे। मिस्टर, उन्होंने 4 साल की अपाहिज जिंदगी एक भारी सजा के तौर पर जी रहे हैं और आगे भी तब तक जीवित रहेंगे, एक भारी सजा ही भुगतेंगे। सर गोकुल दास बहुत तकलीफ में है मिस्टर। उनकी गति इस में है कि अब उन्हें इस नरकीय जीवन से मुक्ति मिलनी चाहिए। इंसान क्या कर सकता है? मैं दार्शनिक भाव से बोला। जो भगवान की इच्छा होगी वह होगा। कभी कभी इंसान को भी भगवान की इच्छा को कार्य रूप से परिणत करना पड़ता है। मैं एकाएक बेहद गंभीर हो उठा। मैडम, मैं धीरे से बोला, आप कहीं मुझे राय तो नहीं दे रही हैं कि मैं किसी दिन बड़े साहब को उठाते समय उन्हें अपनी पकड़ से फिसल जाने दूं? यह उन पर भारी उपकार होगा, वह धीमे धीमे स्वर में बोली। यह सरासर हत्या होगी। जब घोड़े की टांग टूट जाती है तो क्या हम उसे तकलीफ से छुटकारा दिलाने के लिए गोली नहीं मार देते? इंसान और जानवर में फ़र्क होता है। इंसानों के समाज में एक पुलिस नाम की संस्था भी होती है जिसकी निगाह में एक जानवर और एक इंसान की कीमत एक जैसी नहीं होती। लेकिन पुलिस का इस सिलसिले से क्या वास्ता होगा? वह तो एक सरासर दुर्घटना का केस होगा। साहब के शीशे से भी नाजुक जीवन के चकनाचूर हो जाने के बाद ख्वाब में भी नहीं सोचेगा कि उनकी मौत किसी अस्वाभाविक ढंग से हुई थी। सॉरी मैडम, मुझसे यह पाप नहीं होगा। मुझे एक गिलास पानी और पिलाओ। मैं गिलास लेकर किचन में चला गया। मैं किचन में से पानी का गिलास भर लाया और उसे शांता के हाथों में दे दिया। शांता धीरे धीरे पानी पीने लगी। गिलास खाली हो जाने पर उसने गिलास मुझे थमा दिया। मिस्टर, वह एक खोजपूर्ण दृष्टि से मेरे चेहरे पर नज़र डालती हुई बोली, तुम्हारी जानकारी के लिए सर गोकुल दास की जायदाद के तुम भी हिस्सेदार हो। उनकी वसीयत में तुम्हारा भी जिक्र है। जी, मैं हैरानी से बोला, यह कैसे हो सकता है? मैं उनका अदनान सा नौकर हूँ और नौकर की हैसियत से भी यहाँ काम करते हुए मुझे जुमा 8 रोज ही हुए हैं। सर गोकुल दास की वसीयत के अनुसार हर उस आदमी को जो कि उनकी मृत्यु के समय स्टेट का कर्मचारी होगा 50,000 रुपये मिलेंगे, चाहे उस समय गोकुल दास स्टेट में उसकी नौकरी 5 मिनट की हो। कुछ समय में आया, यानी कि अगर भगवान ना करे आज सर गोकुल दास की मृत्यु हो जाए तो मैं 50,000 रुपये की मोटी रकम का स्वामी बन जाऊंगा। करेक्ट, बल्कि तुम लखपति बन जाओगे। मुझसे अपने पति का दुख नहीं देखा जाता। अगर उन्हें वर्तमान नर्क जैसी ज़िंदगी से तुम्हारी वजह से निजात मिल जाए तो मैं तुम्हें अपने हिस्से में से 50,000 रुपये और दे दूंगी। आपका हिस्सा? हाँ, साहब की मृत्यु के बाद उनकी 1 करोड़ रुपए की संपत्ति मुझमें और उनकी बेटी माधुरी में आधी आधी बट जाने वाली है। ओह मिस्टर, जरा सोचो, कल तक तुम भूखे नंगे बेघर बेदर गंदे गटर में कुलबुलाते हुए कीड़े से भी गई गुजरी जिंदगी जीने वाले इंसान थे और आने वाले कल में तुम लखपति बन सकते हो। और तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं कि आज दुनिया में प्रतिष्ठा और सम्मान का हकदार केवल पैसे वाला ही बन सकता है। मिस्टर, ज़रा सोचो कि तुम क्या बन सकते हो और यह सब कुछ बड़ी आसानी से हो सकता है। तुम्हें केवल एक अपने नरकीय जीवन से दुखी वृद्ध को अगले कुछ दिनों में हाथ से फिसल जाने देना होगा। सॉरी मैडम, मैं दृढ़ स्वर में बोला।
आपकी फिलॉसफी मेरी समझ से बाहर है। मैं एक निरीह प्राणी की जान लेकर लखपति नहीं बनना चाहता, लेकिन वैसे भी तो साहब किसी भी क्षण परलोक सिधार सकते हैं। तो फिर आप इंतज़ार कीजिए, भगवान का काम भगवान को ही करने दीजिए। और एक सप्ताह पहले तुम मुझसे मेरे एहसान का बदला चुकाने की बात कर रहे थे। आपके एहसान का बदला चुकाने के लिए मैं अपनी जान हाजिर कर सकता हूँ, किसी दूसरे की जान नहीं ले सकता। मैं अपनी वजह से सर गोकुल दास की ज़िंदगी पर आँच नहीं आने दूंगा। ऑल राइट, वह शांत स्वर में बोली। साहब के जीवन के विषय में तुम्हें मेरा दृष्टिकोण पसंद नहीं आया, इसका मुझे अफसोस नहीं है, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि तुम एक सिद्धांत के पक्के ईमानदार स्वामी भक्त आदमी हो। मुझे खुशी है कि मैं इस बार वास्को जैसे घटिया आदमी को चुनकर नहीं लाई। उस नाजुक वार्तालाप का पटाक्षेप होता देखकर मैं शांति की गहरी सांस ली। वह अपने स्थान से उठ खड़ी हुई। उस भयानक सपने ने मुझे पूरी तरह से उद्वेलित कर दिया था। जो हुआ उसे भूल जाओ। मैं सहमति सूचक ढंग से सिर हिला दिया। चलो मुझे कोठे तक छोड़ आओ। मैं झिझकता हुआ उसके साथ हो लिया।